के मेंडलीफ ने की थी और मैंने कल उसमें बात कर ली थी कि मेंडलीफ ने वर्टिकल ग्रुप्स को वर्टिकल कॉलम बनाए थे जिनको उसने ग्रुप कहा था और फिर हॉरिजॉन्टल कुछ लाइंस बनाई थी जिसको उसने पीरियड्स कहा था। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बेटा आप ग्रुप में भी मेरे पास अभी ऑनलाइन है सब कुछ, अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख के आपको इसी वक्त लेक्चर के अंदर ही रिप्लाई कर दूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कल से इसको इन वीडियोस को ऑनलाइन भी डालना शुरू किया है यूट्यूब चैनल पे। मेरा यूट्यूब चैनल तो कब का बना हुआ है लेकिन वीडियोस नहीं डालता था, तो कल का जो लास्ट लेक्चर था वो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम वही है जो मेरा नाम है, मुजम्मिल, MUZZAMMEL मुजम्मिल, REHMAN मुजम्मिल रहमान लिखेंगे यूट्यूब पे तो मेरा चैनल आ जाएगा। तो उस पर ये मैं सेकंड लेक्चर भी रिकॉर्ड होने के बाद डाल दूंगा और इसी तरह हम ये सीरीज पूरी चलाएंगे चैप्टर 1 की और इसी तरह फिर चैप्टर 2 फिर चैप्टर 3। बहरहाल हमारा फर्स्ट चैप्टर है आज सेकेंडरी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और हम चल रहे हैं टॉपिक में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात कर रहे हैं और चैप्टर फर्स्ट है। और अभी तक हमने मेंडलीफ के हवाले से जो है वो बातें की थी। अब कुछ मेंडलीफ के जो टेबल के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए। पहली बात ये है कि मेंडलीफ ने अपने इस पूरे टेबल के अंदर कुछ जगह खाली छोड़ दी थी, यानी उसने एक टेबल बनाया और टेबल में उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया और अरेंज करने में बीच में कुछ उसने जगह खाली छोड़ दी। और ये बड़ी अजीब सी बात थी कि आप एलिमेंट को अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, तो हम उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। और जब वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसको लेकर आता है तो बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देता है। और ये बात उस वक्त तो समझ से बालर थी। मिसाल मैं दे रहा हूं, हकीकत नहीं है लेकिन एक मिसाल है, शायद आपको उससे समझ आ जाए। फर्ज करें उसने एक टेबल बनाया है और उस टेबल में वो ऐसे एलिमेंट को फिल करता जा रहा है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। ठीक हो गया, तो मिसाल लेट्स सपोज एक एटॉमिक मास 9 है, फिर 11 उसके पास है, उसने अरेंज कर दिया है, लेट्स सपोज। फिर उसके बाद जो है वो 15 है और उसने फिर एक जगह खाली छोड़ के यहाँ पे 19 लिख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई तुम्हारे पास 19 है, नेक्स्ट यहां पे लिखो 19। और अगर ये जगह खाली छोड़नी तो बताओ यहां पे कौन है। तो मेंडलीफ को उस वक्त ये नहीं पता था कि इस जगह पर कौन आएगा। पहली बात ये, मेंडलीफ को ये बात नहीं पता थी कि यहां पर कौन है, लेकिन उसने फिर भी कुछ खाली जगह छोड़ दी और उसने बताया कि यहां पर एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। कितनी बड़ी प्रेडिक्शन है कि एक ऐसा एलिमेंट यहां पे आएगा जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, वो आएगा। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेंडलीफ ने उनके कुछ प्रिडिक्शंस की एटॉमिक मैसेज के हवाले से। मेंडलीफ ने बताया कि उसका एटॉमिक मैस लगभग ये होगा और उससे भी बढ़कर मेंडलीफ ने उसकी प्रॉपर्टीज के हवाले से भी बात की। मेंडलीफ ने बताया कि ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी। मेंडलीफ ने ये बताया कि ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, यानी प्रॉपर्टीज के हवाले से भी मेंडलीफ ने प्रिडिक्शंस कर दी थी। तो ये एक ट्रिमेंडस एफर्ट थी जो आज तक केमिस्ट्री या साइंस की दुनिया में याद रखी जाती है कि ये बहुत बड़ा काम है कि एक तो आपके पास अवेलेबल एलिमेंट्स मौजूद हैं और आप उनको अरेंज करते करते बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देते हैं और फिर आप ये बताते हैं कि यहां पर अभी तक मेरे पास जो एलिमेंट यानी जो डिस्कवर हो चुके हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो यहां पे फिट हो। पहली बात। दूसरा, वो जो एलिमेंट है वो अभी तक अनडिस्कवर्ड है, वो डिस्कवर होगा और उसका फिर मास इतना होगा और उसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी। तो दैट वाज अ वेरी वेरी ट्रेमेंडस एफर्ट बाय द मेंडलीफ। क्रेडिट हमें देना चाहिए मेंडलीफ को कि उस वक्त उसने ये बातें की और उसने जो चीजें खाली छोड़ी और उनकी पोजीशंस को वहां पे
खाली छोड़ा, उनमें आपकी किताबें भी एग्जांपल मौजूद है। जर्मेनियम जो कि उस वक्त तक डिस्कवर नहीं था, मेंडलीफ बड़ा कॉन्फिडेंटली ये कह रहा था कि एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसकी फ्ला 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 प्रॉपर्टीज हैं, वो यहां पर आएगा, लेकिन अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुआ है, वो एग्जिस्ट जरूर करता है। यानी आप फिर इस दावे को चेक करें कि एक चीज अभी अवेलेबल नहीं है, अभी साइंसी दुनिया को जर्मेनियम का पता नहीं था, उस वक्त तक जर्मेनियम डिस्कवर ही नहीं हुआ था। मेंडलीफ जर्मेनियम के नाम से वाकिफ नहीं था, लेकिन मेंडलीफ ने यह जरूर बताया कि जो एलिमेंट आएगा उसका फला फला मैस और इस तरह की प्रॉपर्टीज होंगी, और चेंज आएगी, वो अभी तक डिस्कवर नहीं है, बट ही वाज कॉन्फिडेंट कि इट डज एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरह का एलिमेंट। उसके बाद कुछ सालों बाद ये पता चल गया कि मेंडलीफ का की जो प्रेडिक्शन थी दैट वाज ट्रू, और 18 मेरे ख्याल से किताब में आपकी डेट नहीं लिखी हुई है, लेकिन 1871 के अंदर मेंडलीफ ने प्रेडिक्शंस की, और 1886 के अंदर मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे जो मेरा हाफिजा के साथ दे रहा है, आई एम नॉट अ कंप्यूटर कि आप क्लिक करें तो सब पता चल जाए। बहरहाल ये मेंडलीफ ने इस ईयर में प्रेडिक्शंस की, और इसको रीचेक कर लीजिएगा आप दोबारा इंटरनेट से। 1886 के अंदर ये जो मेंडलीफ की बातें थी ये सही साबित हुई, प्रेडिक्शंस जो उसने की वो सही साबित हुई। इसके अलावा मेंडलीफ के ने कुछ एलिमेंट्स के हवाले से और भी बहुत सारी बातें की जो कि उस वक्त लोगों को उसका बिल्कुल भी पता नहीं था, और मेंडलीफ की वो एफर्ट जो है वो आज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंटली जो है वो जानी जाती है कि मेंडलीफ किस कदर जो है वो ज़हीन आदमी था, और उसने किस तरह से जो है वो एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मेंडलीफ का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसकी तमाम कंट्रीब्यूशन में, कि मेंडलीफ ने कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास भी करेक्ट किया था, और उसमें भी देखें ये भी बहुत एक बड़ी बात है कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट था उससे इसके मेंडलीफ की प्रॉपर्टीज या मेंडलीफ के टेबल से पहले। तो मेंडलीफ ने उनको जो है वो करेक्ट किया था। मिसाल के तौर पे सिमिलरिटीज की बुनियाद पर या प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर मेंडलीफ ने बेरिलियम को प्लेस किया था सेकंड ग्रुप में अलोंग विद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। और पहले मेंडलीफ के वर्क से पहले जो इसका बेरिलियम का एटॉमिक मास था, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडलीफ ने बेरिलियम को कहां पे रखा था? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह के ऊपर। और मेंडलीफ के काम से पहले बेरिलियम को जो एटॉमिक मास असाइन था वो था 13.5, और उसका जब वहां पर प्लेस किया गया, यहां पर जो मेंडलीफ ने इसको प्लेस किया गया था कार्बन के बाद इसको प्लेस किया गया था, और मेंडलीफ ने इसको असाइन किया एटॉमिक मास 9, और उसको फिर सेकेंड ग्रुप के अंदर रखा। यानी पहले जो बेरिलियम है उसका जो मास था वो गलती से 13.5 असाइन हुआ था, और इसको फिर मेंडलीफ ने जो है वो करेक्ट किया है। और करेक्ट करने के बाद मेंडलीफ ने इसका एटॉमिक मास क्या करेक्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेंडलीफ को क्रेडिट जाता है। मेंडलीफ ने पहली क्या बात ट्रेमेंडस की, मैं रिपीट करता हूँ, हमें हक अदा करना चाहिए जो साइंटिस्ट ने जो काम किया है, ये उसकी जो है वो उसका हक है कि हम उसको प्रेज करें। मेंडलीफ का सबसे बड़ा काम, जो कि मैं आज सोचूं बैठ के कि ये कितनी बड़ी एफर्ट थी, तो एक बहुत बड़ा काम था कि अवेलेबल डाटा को अरेंज करते हुए वो बीच में कुछ जगह छोड़ दे। अवेलेबल डाटा, मैंने ये मिसाल जैसे दी, अवेलेबल उसके पास थे एलिमेंट्स, लेकिन उसने बीच में से कुछ गैप छोड़ दिए, और गैप छोड़ने के बाद उसने कहा कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका मास इतना होगा और उनकी प्रॉपर्टी
इतनी होंगी और ये प्रॉपर्टीज होंगी और वो यहां पर फिट। इट वाज अ वेरी गुड एफर्ट, ठीक है। और मेंडलीव के फिर कुछ सालों बाद, जैसे मैंने बताया कि 71 के अंदर जो है मेंडलीव ने प्रेडिक्शंस की एंड 1886 के अंदर ये प्रेडिक्शन साबित हुई। जर्मेनियम बहुत बड़ी एग्जांपल है मेंडलीव के इसमें। और यहाँ पे जो मेंडलीव ने जगह खाली की थी और जो उसने मैथ्स बताया था, जो उसने प्रॉपर्टीज बताई थी, वहीं पर जर्मेनियम आके उन्हीं प्रॉपर्टीज और मैथ्स के साथ आके फिट हुआ था, उसी खाली जगह पर फिट हुआ। सो इट इज अ वेरी गुड एफर्ट। दूसरी बात, मेंडलीव से पहले, ये किताब में नहीं है ये वाली बात, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। मेंडलीव से पहले कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वो गलत जो है वो डिसाइड हुआ, गलत असाइन हुआ। जैसे बेरिलियम का मैंने बताया है कि बेरिलियम का मास गलती से 13.5 असाइन हुआ था और इसको कार्बन के बाद रखा गया था। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज जब मेंडलीव ने चेक किया तो ये वहां पर फिट ही नहीं होता था जहां पर इसको रखा गया था। और मेंडलीव ने फिर इसका एटॉमिक मास भी करेक्ट किया और इसकी पोजीशन भी करेक्ट की, और मेंडलीव ने बताया कि इसका एटॉमिक मास 13.5 की बजाय इसका एटॉमिक मास क्या है, 9 है, ठीक है। और मेंडलीव ने फिर इसको कहां पे प्लेस किया, इसको सेकंड ग्रुप की टॉप पर प्लेस किया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह, जो आज भी आप देखते हैं। इसके अलावा मेंडलीव के जमाने में एंडियम एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। एंडियम का मास भी गलत जो है वो उस वक्त रिपोर्ट हुआ था, और वो ऑलमोस्ट, अगर इंडियम का जो मास है वो तकरीबन 75.80 है आई थिंक। तो इस इतना जो है वो डिफाइन हुआ था मेंडलीव से पहले। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने जब अपनी कैलकुलेशन की तो मेंडलीव ने इसको करेक्ट किया और मेंडलीव ने कहा कि ये मास नहीं है बल्कि इसका मास 1142.42 के करीब है, सॉरी 82 के करीब है। तो मेंडलीव ने ये मास इसका करेक्ट किया इंडियम का, ठीक है। तो ये दो ही मिसालें आप याद रख लें। इट इज अ वेरी 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 ट्रेमेंडस एफर्ट बाय द मेंडलीव कि मेंडलीव ने ये बहुत बड़ा काम किया था। अब इम्प्रूवमेंट्स, अगला जो आपकी किताब की हेडिंग है दैट इज इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मैं इसे गंद मचा दिया मैंने, मुझे उम्मीद है यहां तक आपको नजर आ रहा होगा। तो ये इम्प्रूवमेंट्स मैं कर देता हूं यहां पर, पूरा नहीं लिखता, मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए कि इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या थी। अच्छा, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ इंप्रूवमेंट्स हुई जिसमें ज्यादा एक्यूरेटली और ज्यादा यूजफुल तरीके से इस टेबल को जो है वो बनाया गया। उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है मेंडलीव के टेबल में इंप्रूवमेंट का वो मोज़ले है। मोज़ले एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसने 1911 के अंदर मोज़ले 1911 इसने 1911 के अंदर एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया। तो फिर ये देखा गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये ज्यादा सेटिस्फाई होती है अगर आप एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर क्लासिफाई करें। मैं दोबारा रिपीट करता हूं जी, 1911 के अंदर मोज़ले एक साइंटिस्ट है जिसने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया, और एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट पे जब साइंटिस्ट ने गौर किया और देखा तो पता चला कि इट इज मोर एक्यूरेट इफ यू विल क्लासिफाई द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। अगर आप एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें सो इट विल बी मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू एटॉमिक मैसेज। तो फिर क्या हुआ, तो मेंडलीव का जो एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल था जो कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ था, उसको एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक
नंबर के मुताबिक जो है वो अरेंज किया गया। अब उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जब आपने अरेंज किया हुआ था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट या मास के मुताबिक, तो उसमें भी कुछ चीजें ऐसी थी जो कि मिसफिट होती थी, कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट्स थे जो कि मिसफिट होते थे। और इसके अलावा बहुत बड़ी बात है कि मेंडलीफ ने नोबल गैसेस की कोई पोजीशन खास नहीं रखी थी। मैं इस पे बात करता हूँ। आपकी किताब को मैं चूंकि फॉलो कर रहा हूँ तो पहले मैं किताब की बातें कर दूं, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ कि इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट थी और कितनी जरूर थी वो इंप्रूवमेंट। तो सबसे पहले तो जब आपने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसको जो है वो रिवाइज किया पीरियोडिक टेबल को, तो एक नया पीरियोडिक लॉ बन गया। और जो टेबल बना, जब आपने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल बनाया, उस पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया। और उससे जो लॉ बना, कौन सा लॉ? हमने कल कहा था कि अगर आप एलिमेंट को अरेंज करें अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मैसेज, तो आफ्टर सम इंटरवल प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होती हैं, और हम इसको पीरियोडिक लॉ कहा था। जब एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया, तो फिर एटम को अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, और फिर एक नया लॉ बना जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा गया। कौन सा लॉ बना जी? क्योंकि टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बन गया जब आपने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज किया। और ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? आपकी किताब में इसकी बकायदा डेफिनेशन भी है कि अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मैसेज, तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती हैं इन अ पीरियोडिक मैनर। बात वही है, लेकिन हमने क्या किया है? हमने एटॉमिक मास को रिप्लेस कर दिया है एटॉमिक नंबर से। ठीक है, हमने एटॉमिक मास को रिप्लेस किया है किससे? एटॉमिक नंबर से। बात वही है कि अगर आप अरेंज करें एलिमेंट्स को इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर्स, तो प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती है आफ्टर सम इंटरवल और इन अ पीरियोडिक मैनर। तो दिस इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आप ये किताब से पढ़ लीजिएगा। एक और जो इंपॉर्टेंट बात थी जो कि इंप्रूव हुई इसके मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, दैट वाज द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा ग्रुप जो कि मेंडलीफ ने नहीं दिया हुआ था। तो मेंडलीफ के उस पीरियोडिक टेबल में एक एक्स्ट्रा ग्रुप 8th A लगाया, बिल्कुल एक्सट्रीम जो मेंडलीफ ने टेबल दिया था। अब चूंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, वरना मैं आपको मेंडलीफ का वो टेबल बना के दिखाता ताकि आपको क्लियर कट समझ आती कि मेंडलीफ ने क्या रखा था। बहरहाल मेंडलीफ ने जीरो ग्रुप भी रखे थे, कुछ जीरो ग्रुप एलिमेंट्स का किया था काम। बहरहाल वो अलग बातें हैं, उस तरफ नहीं जा रहे क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, हमारा वो टॉपिक नहीं है। बहरहाल मेंडलीफ के उस टेबल के बिल्कुल राइट साइड पर 8th A का इजाफा किया गया, और उस 8th A के अंदर नोबल गैसेस को रखा गया जो कि मेंडलीफ के टाइम पे अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी। देखिए उसका कसूर नहीं है ना, डिस्कवर ही नहीं हुई थी। बहरहाल मेंडलीफ ने जितना काम किया दैट वाज वेरी गुड। तो बहरहाल विद द इम्प्रूवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नॉलेज, वक्त के साथ साथ जो चीजें आती गई तो हम भी उसको मॉडिफाई करते रहे, और मॉडिफिकेशन वक्त के साथ साथ होती रहती है। ठीक है, और बहुत सारी बातें जो आज हमें पता है वो कल जो है हो सकता है कल नई डिस्कवरीज हो जाएं और नए लॉज बन जाएं और नई चीजें आ जाएं, तो हमें अपने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मॉडिफाई करने पड़े। बहरहाल तो एक नया जो है वो ग्रुप का भी इजाफा हुआ मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, राइट साइड पे एक्स्ट्रा, जिसको 8th A का नाम दिया क्योंकि उसने 8 ग्रुप बनाए थे, मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, एक और कंफ्यूजन थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के साथ साथ, बड़ी अहम बात है, अभी मैंने आपको बताया ना बेरिलियम उसने रखा था। मेंडलीफ से ये गलती हुई बेटा कि उसने सेकंड ग्रुप बनाया ना, जो सेकंड ग्रुप, अब आपने बड़ी तवज्जो से और बड़ी गौर से मेरी ये वाली बात सुनी। सेकंड ग्रुप अगर आप देखें, ये है जी, सॉरी मिस्टर भी देखते हैं हम।
आप ग्रुप में कमेंट भी कर सकते हैं, और जब मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा आप इसको दोबारा देख सकते हैं। ये मेरे नाम के स्पेलिंग है, MUZZAMMEL, मुजम्मिल रहमान। तो ये यूट्यूब पे लिखेंगे आप तो आपको मैं ये लेक्चर वहाँ अपलोड कर दूंगा। उस कमेंट सेक्शन में भी आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको सही लगे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वैसे मैं उस तरह से प्रोफेशनल तो नहीं हूँ कि सब्सक्राइब और लाइक का या बटन, वो जो बेल आइकन पता नहीं क्या होता है, उसको भी दबाते रहे। मुझे तो ज्यादा वो ना अपलोड करनी आती इतनी चीजें, बहरहाल बड़ी मुश्किल से फंक्शन के लेके अपलोड हो जाता है ना। मुझे वो बीच में वो थंबनेल लगाने आते हैं ना कुछ करना आता है। बहरहाल आप देख लीजिएगा, अगर आपको बेटर लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अच्छा जी, कमेंट वहां कर दीजिएगा, मैं वहां भी रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, अब जो सेकंड ग्रुप है, अगर आपको याद हो, मैंने आपको याद करवाया था सेकंड ग्रुप का, मैंने आपको बताया था पंजाबी के अंदर, माफ कीजिएगा केमिस्ट्री का नहीं है, लेकिन याद करने के लिए आसानी हो तो हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बी मज का सर्वर, ठीक है, ये हमारा सेकंड ग्रुप था। माफ कीजिएगा जी, जो केमिस्ट्री के लोग हैं वो मुझे मारे ना कि क्या कर रहा है। बेरिलियम मैग्नीशियम बी मज का सर बड़ा, ठीक है जी। तो जो केमिस्ट हैं उनसे बहुत माजरत है, सर ये बच्चों को याद करवाने के लिए बताया है, वैसे कॉन्सेप्ट खराब करने के लिए नहीं। तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, मुझे तो याद है। तो इस तरह ये जो सेकंड ग्रुप था, इसके साथ गलती से मेंडलीफ ने क्या किया, जिंक कैडमियम और मरकरी को रख दिया। जिंक कैडमियम और मरकरी को सेकंड ग्रुप के अंदर ही रख दिया गया था, जो कि आज अगर हम उन चीजों को देखें तो ये उस ग्रुप में फिट ही नहीं होते। कौन? ये जिंक कैडमियम और मरकरी, ये सेकंड ए में फिट नहीं होते, ठीक है, सेकंड ए में फिट नहीं होते, और उसने इनको इसी के साथ रख दिया था। और ये दोनों, ये जो यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, ये बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज रखता है, इसकी कैटेगरी अलग है जिंक कैडमियम और मरकरी की, और ये जो पोर्शन है इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अभी हम इस पर बात करेंगे बाद में जाके। इसी तरह और भी वर्टिकल ग्रुप्स में मेंडलीफ से इस तरह की गलतियां हुई, और इस कंफ्यूजन को फिर बाद में ठीक कर लिया गया था। और इसमें जो एक वर्टिकल ग्रुप में मेंडलीफ ने रखा था, तो उन्होंने उसके दो वर्टिकल ग्रुप बना दिए, और ग्रुप्स को फिर सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। तो सब ग्रुप ए ये है और सब ग्रुप बी ये है, दो ग्रुप बनाए गए। अभी भी आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आपको जो अल्कली मेटल वो लिखेगा 1A फर्स्ट ए, अल्कलाइन अर्थ मेटल लिखेगा सेकंड ए थर्ड ए। और अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में गौर से देखें, सेकंड बी ढूंढने जरा अपने पीरियोडिक टेबल में, तो देखें ग्रुप तो सेकंड ही है, लेकिन उसको क्या किया गया, उसको सब ग्रुप में डिवाइड किया गया ए और बी में। तो जो बी है वो सेकंड, जो जिंक कैडमियम और मरकरी था वो सेकंड बी में चला गया था, बजाय इसके कि उसको फर्स्ट ए में रखा जाता। इसके अलावा मेंडलीव का जो बहुत इंपॉर्टेंट और एक प्रॉब्लम था कि जो क्वाइनेज मेटल थी, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, उनमें भी वो मुख्तलिफ जगहों पर रखी गई थी, और उनको भी जो है वो सही फिर जगह पे रखा गया, सब ग्रुप बना के। ये ग्रुप भी जो थे ये भी जो है वो डिफरेंट जगहों पे पड़े हुए थे, हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज वहां पर मैच नहीं करती थी। और सबसे बड़ी बात, आखिरी बात इस लेक्चर की मेंडलीफ के डिफेक्ट्स की है। मेंडलीफ ने सारा काम किस बुनियाद पे किया था? मेंडलीफ ने सारा काम एटॉमिक मैस की बुनियाद पे किया था। और हमें ये बात पता है कि अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास मैस के हवाले से कितने ऑक्सीजन होंगे, और हमारे पास मैस के हवाले से हाइड्रोजन कितने होंगे? हमारे पास प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। मैस के हवाले से हमारे पास कार्बन भी 3 ही होंगे, 12, 13 और 14। और इस तरह से बहुत सारे, मैं आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे एलिमेंट्स जिनके आइसोटॉप्स थे, मेंडलीफ ने उनके लिए कोई काम नहीं किया, या आइसोटॉप के हवाले से मेंडलीफ का पूरा पेरियोडिक टेबल
खामोश था कि क्या करें। अगर आप एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर जो है वो ग्रुप बना कर टेबल बना रहे हैं, तो व्हाट अबाउट द जो आपके आइसोटॉप्स हैं, व्हाट अबाउट देम। तो मेंडलीफ ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन जब एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आया तो फिर वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स एक ही जगह पर लाई करते थे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है। और आखिरी बात, टाइम चूंकि खत्म हो रहा है, आखिरी बात एक और कर देता हूं। बाद में ये रियलाइज हुआ कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, मेंडलीफ ने प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर अरेंज किया था ना, लेकिन मेंडलीफ गलती से क्या ले रहा था? मैस। और मैस पर केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती। बाद में पता चला था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। और फिर जब एटॉमिक, और इस वजह से ये ज्यादा जरूरी था कि हम उसको अरेंज करते एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। और हमने एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग जब अरेंज किया तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई। आइसोटोप का प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गया और केमिकल प्रॉपर्टीज का भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। कल इससे आगे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, लेक्चर को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कोई सवाल होगा तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आंसर दूंगा। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।